हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ रहे थे। उसको हमने पहले अर्हेनियस थ्योरीज पढ़ी, फिर उसके बाद कोलिजन थ्योरी पढ़ी। इन दोनों थ्योरीज में हम लोगों ने देखा कि क्या बेसिस है, किस बेसिस पे ये रेट कांस्टेंट जो है ना डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। उसके बाद आज हम लोग जो है ना उसी सीरीज़ में टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है रेट कांस्टेंट की, वो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से पढ़ेंगे। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो बेसिकली इम्फसाइज करती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन पे ज़्यादा इम्फसाइज करती है। हम लोगों ने जो अर्हेनियस थ्योरी पढ़ी थी या कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें जो मेजर फोकस था कि कोलिजन होना चाहिए और एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को इन ऑर्डर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। लेकिन इस थ्योरी में जो है ज़्यादा इम्फसाइज किया गया है कि रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन होने से पहले, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक ऐसे ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। ऐसा नहीं कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो उसकी लाइफ बहुत कम, इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 सेकेंड, मतलब समझ सकते हैं कि बहुत सेकेंड्स के 10⁻15 पार्ट्स के लिए वो एग्जिस्ट करता है। इस थ्योरीज को और नाम से जानते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के साथ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसके साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम थ्योरी भी कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट थ्योरी भी कहते हैं। तो बेसिकली इसमें जैसे हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट को, क्योंकि रिएक्टेंट के पास अपनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, तो जैसे ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये ER हम लोग इसको बोल देंगे, और ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए यहाँ तक की एनर्जी उनको चाहिए। तो जब भी हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये थ्योरी ये कहती है कि जब सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है ट्रांजिशन स्टेट के अराउंड, तो ये जो है ना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। इसी स्टेज पे जब इस स्टेज में पहुंचेंगे तो ये जो है ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। जैसे A और B दो रिएक्टेंट हैं, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहे हैं AB, इसी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेंगे। ये इंटरमीडिएट जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, किसके साथ? रिएक्टेंट के साथ। तो ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि ये इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब भी ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ तो इसके पास ऑप्शन है कि ये जो है फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। इसको इस तरह से हम लोग समझें कि जैसे दो रिएक्टेंट हैं कोई, अब ये दो रिएक्टेंट हैं, ये स्टेबल नहीं, इनको कोई कहता है कि यार आप लोग ऐसा क्यों पड़े हुए हो, आप लोग रिएक्शन करके कोई स्टेबिलिटी ऑब्टेन करो। अगर तो कहते हैं ये लोग कि ऐसे कैसे, हमें कोई गारंटी नहीं है कि ना हम लोग जो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे कि तो स्टेबल हो जाएगा। तो फिर इनको कहा जाता है कि ऐसा है कि आप लोग एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहले बनाइए। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आप बनाओगे, अगर उसके बाद आपको लगता है कि आप जो है प्रोडक्ट बनाओगे तो वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो आप प्रोडक्ट बनाना। लेकिन अगर आप जो है रिएक्टेंट ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद आपको फील होता है कि आप प्रोडक्ट नहीं बनाए, आपका प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा, तो आप रिवर्स आ जाना रिएक्टेंट में। तो जो रिएक्टेंट हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं किसके साथ? ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक, तो ये शो करती है कि इक्विलिब्रियम में है, लेकिन एक्चुअली ये रियल इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, कॉजी इक्विलिब्रियम होती है, फॉल्स इक्विलिब्रियम होती है। तो इसमें कुछ पॉस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी में कि इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट अगर बनाना है किसी भी रिएक्टेंट को, तो प्रोडक्ट फॉर्म करने से पहले उन लोगों को एक पहले इंटरमीडिएट फॉर्म करना पड़ेगा, और ये जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। किसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा? रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर एक बार प्रोडक्ट बन गया तो फिर इसको रिवर्स आने की परमिशन नहीं है।
लेकिन अगर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और इसे फील होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की, जो एनर्जी होगी उसकी प्रोडक्ट की वो स्टेबल नहीं होगी, तो उसको ये रिटर्न वापस आने का, इसीलिए इक्विलिब्रियम में इसको कह देते हैं। अगर हम कहें कि इसका रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का K1 है, बैकवर्ड डायरेक्शन का K2 है, इसका कह देते हैं कि K3 है रेट कांस्टेंट। तो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा। तो पोस्टुलेट हमने क्या देखे कि रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट फॉर्म करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट जो होगा वो इसके साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, आपके रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। और कह रहे हैं कि जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट में, डिकम्पोजिशन होगा प्रोडक्ट में, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो चांसेस होंगे, वो सबके लिए सेम होंगे। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल जैसे बना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग है डिकम्पोजिशन की और दूसरे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी अलग है। तो पहला हमने देखा पोस्टुलेट जो था कि क्या था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट फॉर्म है इंटरमीडिएट। तो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट फॉर्म करने से पहले इंटरमीडिएट फॉर्म करने चाहिए, लेकिन वो इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बनते हैं तो बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं। या तो उन्हें प्रोडक्ट बन जाएंगे तुरंत, फिर रिएक्टेंट में वापस आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या देखें हम लोग कि जो आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होंगे। किसके साथ इक्विलिब्रियम में होंगे? रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। और जो हमने देखा तीसरी चीज़ कि जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना उसका जो डिकम्पोजिशन होगा वो सबके सारे रिएक्टेंट के लिए सेम होगा। ऐसा नहीं जैसे पिछले में हम लोग पढ़ते थे कि फ्रैक्शन ऑफ जो कंपोनेंट होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर वो जो है ना रिएक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करने में वो हेल्प करेंगे। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो भी कॉम्प्लेक्स बना वो जो है उनकी डिकम्पोजिशन का जो रेट होगा सबका सेम होगा। और वो कितना होगा? Kb डिवाइड बाई H इंटू टेम्परेचर। Kb है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और H है प्लैंक कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो इतने पोस्टुलेट इसमें किए गए। अब ये करेंगे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो जो लिंकिंग उनकी होती है बहुत वीक बॉन्ड से होती है। अनस्टेबल होने की जो वजह यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कारण डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने उनकी जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत वीक वैलेंस फोर्सेस से जो है ना बने, वैलेंस बॉन्ड से वो होते हैं और ये सडन मतलब बहुत कम टाइम में डिसअपियर हो जाते हैं। चाहे आप वो प्रोडक्ट फॉर्म करें, चाहे वो पूरा जो है दोबारा रिएक्टेंट की कंडीशन में आ जाए। तो हमने देखा कि दो रिएक्टेंट थे इसमें। रिएक्टेंट ए था, रिएक्शन कर रहा है रिएक्टेंट बी से, तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट जो है ना इसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करता तो ये इधर ये इंटरमीडिएट से तुरंत ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तब फिर वो इंटरमीडिएट बाद में वापस नहीं बन सकता है। ना तो इंटरमीडिएट बन सकता है, ना तो फिर वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन पीरियड के लिए होती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। तो अब यहाँ से कैसे जो है रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंसी निकालेंगे? तो रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंसी निकालने के लिए सबसे पहला जो ये बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, इस रिएक्शन जो हो रही है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल टू होगा किसका? जो आपकी कंसंट्रेशन है, किसकी? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो आपका फॉर्म हुआ। तो क्या चीज़? कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लाइड बाई ये जो आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना उसका डिकम्पोजिशन रेट क्या है, वो प्रोडक्ट में कितना फास्ट कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो हमने पीछे से देखा कि कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन C
AB स्टार, क्योंकि AB स्टार बना आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो उसकी कंसंट्रेशन C मानेंगे। एक और अजम्पशन इसमें है, एक अजम्पशन ये है कि जो हम लोग मानेंगे ये रिएक्शन हो रही है, ये फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B है, और फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू AB है। तो मतलब ये जो रिएक्शन होगी, अगर A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1 है, B के रिस्पेक्ट में 1 है और AB के भी रिस्पेक्ट में 1 है। तो CAB और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है KB डिवाइडेड बाई H इंटू टेम्परेचर। तो ये रेट ऑफ डिसोसिएशन था या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन था इंटरमीडिएट्स का। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हमारे साथ इशू ये है कि क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन हम लोग, क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो उसकी कंपोजिशन मेज़र करनी पड़ेगी, और वो मतलब उसको मेज़र नहीं कर सकते, तो इसलिए जो ये कंपोजिशन है उसको किसी दूसरे के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो जैसे हमने रिएक्शन देखी थी, रिएक्शन अपनी क्या थी, जस्ट साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पे एक बार। आपका A था प्लस B था, AB कॉम्प्लेक्स बन रहा था और फिर यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा था। ये K1 था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन K2 था, ये रेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन K3 था। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम में थे, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ AB, तो RAB डैश बोल देंगे, RAB डैश, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको बोल दीजिए। तो K1 रिएक्शन कैसे लिखते हैं, K1 और किससे फॉर्म हो रहा है, फॉर्म हो रहा है CA इंटू CB। हमने अज्यूम कर लिया कि फर्स्ट ऑर्डर A के रिस्पेक्ट में है और फर्स्ट ऑर्डर B के रिस्पेक्ट में है, तो 1 पावर होगी, 1 लिखते नहीं। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये जो डिकम्पोजिशन है, जैसे -RAB अगर हम लोग बोले तो वो क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन हो रहा है AB का, तो रेट रिएक्शन K2 हुआ, और कहाँ से हो रहा है डिकम्पोजिशन, AB से हो रहा है, तो AB स्टार, CAB स्टार। और हमने माना है कि फर्स्ट ऑर्डर है AB के रिस्पेक्ट में भी और A के रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो था RAB, जब इक्विलिब्रियम कंसीडर हो जाती है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जितना तेज़ ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है उतना ही तेज़ ये प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है। तो जो रेट होती है दोनों के बराबर होती है, तो रेट ऑफ AB इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ AB। ये फॉर्मेशन है, ये डिकम्पोजिशन है, माइनस लगा हुआ है साइन, तो इससे मतलब हुआ कि डिसअपीयरेंस हो रहा है। डिसअपीयरेंस हो रहा है तो हमने देखा है कि ये कितना होगा, RAB K1 CAB CA CB इज इक्वल टू K2 CAB स्टार। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्योंकि कंसंट्रेशन हमें CAB की मालूम नहीं है, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो अननोन क्वांटिटी है, तो उसको हमें नोन क्वांटिटीज़ के टर्म में हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से CAB हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, K1 डिवाइड बाई K2 इंटू CA CB इज इक्वल टू CAB स्टार। ये हमने निकाल लिया CAB स्टार, लेकिन हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ ये रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये KC बोल देंगे हम लोग, ये स्टार लगा देंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो KC स्टार CAB इज इक्वल टू क्या हो गया, CAB स्टार। तो अब हमारे पास CAB स्टार निकल गया, वहाँ पे हमें कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो हमें मालूम होगा, तो हम लोग इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। जो अपने इक्वेशन थी, CAB स्टार की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, KC स्टार CA CB KB अपॉन H इंटू टेम्परेचर। अब क्या है, CA हमें मालूम होगा, कंसंट्रेशन हम लोग रिएक्टेंट में यूज़ कर रहे हैं, CB भी हमें मालूम होगा, KB प्लैंक कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो हमें मालूम है, H जो है प्लैंक कांस्टेंट है वो मालूम है, T जो है टेम्परेचर है वो हमें मालूम है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो नहीं मालूम हमें, वो अब जो है हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अननोन है। जब तक अननोन है तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन अपनी है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, तो अब इसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी।
थर्मोडायनेमिक्स में कुछ रिलेशंस हैं जो इस साइड में यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, इसके साइड में ब्रैकेट में लिख दीजिए। जो फ्री गिब्स एनर्जी होती है, चेंज इन गिब्स एनर्जी बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं RT ln KC इक्विलिब्रियम। यहाँ RT ln K होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम ये इक्विलिब्रियम स्टार लगाया था तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया। और जो डेल्टा G होता है वो बराबर हो जाए चेंज इन इंथैल्पी माइनस T इंटू डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी। ये रिलेशन होता है, ये इसके बराबर होता है और ये डेल्टा G जो है इसके बराबर होता है। तो यहाँ से एक्चुअली हमें क्या है कि निकालना है, हमें जो KC है अपना, KC स्टार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको निकालना है। तो हम इन राइट साइड वाले दोनों रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से KC स्टार क्या हो जाएगा, KC ln KC स्टार, ln KC स्टार बराबर माइनस RT से दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दिया हमने, डेल्टा H डैश बाई माइनस RT और माइनस T डेल्टा S स्टार अपॉन माइनस RT। तो माइनस माइनस ये प्लस साइन हो जाएगा, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो ln KC स्टार इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, T डेल्टा S स्टार अपॉन RT प्लस डेल्टा H स्टार माइनस अपॉन RT। ये हो गया। अब यहाँ टेम्परेचर एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। अब देखिए ये ln K है, तो अगर हम लोग KC के लिए निकालना चाहें तो KC के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि ln को उस साइड ले जाएंगे। तो KC स्टार बराबर क्या हो जाएगा, e टू द पावर डेल्टा S स्टार अपॉन R माइनस डेल्टा H स्टार अपॉन RT। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे e की पावर m इंटू ई की पावर n है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती हैं ऐड हो जाती हैं, m प्लस n। तो इसी की हेल्प से यहाँ पे इसको जो है हम लोग दो पार्ट्स में लिखेंगे। तो KC स्टार अपना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC स्टार हुआ वो क्या हुआ, e टू द पावर डेल्टा S डैश बाई R इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा H बाई RT। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इसको हम लोग यहाँ KC स्टार की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। जो KC स्टार हमारी इक्वेशन हम लोग इसको बोल दें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग KC स्टार वैल्यू इन इक्वेशन 2 रिप्लेस करेंगे तो अपना क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू KC स्टार हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। KC स्टार क्या है, उसके पहले जो टर्म लिखे हैं, चलिए e टू द पावर डेल्टा S स्टार बाई R इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा H डैश बाई RT इंटू CB इंटू KB डिवाइडेड बाई H इंटू टेम्परेचर। ये है। अब रिएक्शन की गई तो ये पाया गया कि जो ये डेल्टा S बाई R की वैल्यू है इसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। बहुत सारी रिएक्शन करके ये पाया गया कि जो डेल्टा इसकी वैल्यू है वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इस फॉर्म लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या किया हमने, इसको जो है ना नेग्लेक्ट कर दिया। तो रिएक्शन बराबर CB पहले लिख देते हैं, ये टर्म पहले लिख देते हैं, KB डिवाइड बाई H इंटू CB T इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा H डैश बाई RT। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये देखा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, ये देखा गया कि डेल्टा H
बाई आर टी के कंपेरिजन में इसकी वैल्यूज़ बहुत कम है, तो इसको इसके कंपेरिजन में निगलेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे निगलेक्ट कर देते तो ये ई की पावर माइनस क्या बता है, डेल्टा एच डैश बाई आर टी। तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी विद इन कंपैरिजन टू चेंज ऑफ जो है एंथैल्पी बहुत कम होती है, तो इसलिए हम उसको रिप्लेस कर दे सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि ये रिएक्शन कर रहे होते और रिएक्शन कर रहे होते तो अपना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अगर स्टोइकोमेट्रिक से हम लोग देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आता, रेट ऑफ रिएक्शन अगर इस ये आपका इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा होता सिर्फ एक फॉरवर्ड रिएक्शन होती, ए प्लस बी मिलके ए भी बना रहे होते, तो क्या होता रेट के सी ए बी होता, क्योंकि हमने माना है कि ये रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो, क्योंकि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन जो ये इक्वेशन थर्ड से आई और रेट ऑफ रिएक्शन जो इक्वेशन फोर्थ से आई, दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एक ही इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इक्वेटिंग 3 and 4 क्या आ जाएगा आपका, K टाइम्स CA/CB इज इक्वल टू KB डिवाइडेड बाई H इंटू CA/CB T e टू द पावर माइनस डेल्टा H नॉट बाई RT। ये आया, CA से CA एलिमिनेट हो जाएगा, CB से CB कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक डेल्टा H नॉट बचा। डेल्टा H नॉट क्या है, इंथैल्पी है, तो डेल्टा H नॉट इंथैल्पी है, और डेल्टा H नॉट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू E प्लस RT। डेल्टा H नॉट जो चेंज इन एंथैल्पी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी प्लस RT के बराबर होगा। लेकिन ये देखा गया ये कि जो इंट्रॉपी है, इंट्रॉपी के कंपैरिजन में जो है रेट ये RT की वैल्यू बहुत कम होती है। इस तरह समझिए कि जैसे इंट्रॉपी की वैल्यू 1 लाख है, लेकिन जो RT की वैल्यू है वो सिर्फ 1 है, तो इसके कंपैरिजन में हम लोग जो है ना इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा H नॉट जो है वो एंट्रोपिक ये एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो डेल्टा H नॉट जो है ना हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, K इज इक्वल टू क्या है अपना KB अपॉन H प्लैंक कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर इंटू E टू द पावर माइनस E बाई RT। ये आ गया। अब ये कांस्टेंट है तो इसको एक फर्दर कांस्टेंट है, तो इसको कोई भी एक कांस्टेंट कह सकते हैं हम लोग, तो इसको K नॉट कह दीजिए। तो K इज इक्वल टू K नॉट T E टू द पावर माइनस E बाई RT। ये एक रिलेशन आ गया रेट कांस्टेंट का जो है वो डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के साथ कैसी होती है। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया कि अरहेनियस थ्योरी में रेट कांस्टेंट के डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ कैसे है। उसके बाद जो दूसरी थ्योरीज़ हैं आपकी कोलिजन थ्योरी, उसमें भी हम लोगों ने देख लिया कि टेम्परेचर की डिपेंडेंसी कैसी है। उसके बाद जो तीसरी आज हम लोगों ने देखा कि इसकी डिपेंडेंसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से कैसी है। तो जो तीनों के रिलेशन हमने देखे, जैसे उसको समराइज़ कर लेते हैं एक बार। रिलेशन क्या देखे पहले केस में हमने, सबसे पहले अरहेनियस क्या रिलेशन है, अरहेनियस। दूसरा क्या था, कोलिजन थ्योरी। और थर्ड वन क्या था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। उसमें हमारा रिलेशन क्या आया था, हमारा रिलेशन आया था K इज इक्वल टू K नॉट E टू द पावर माइनस E बाई RT। कोलिजन थ्योरी में क्या आया था, K इज इक्वल टू K नॉट T टू द पावर हाफ E टू द पावर माइनस A बाई RT। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में अभी जस्ट हमने देखा K इज इक्वल टू क्या आएगा, K नॉट आएगा
टेम्परेचर ई टू द पावर माइनस ई बाई आर टी। ये तीनों जो आपके तीनों थ्योरीज हैं उसमें रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंसी कैसी है वो हमने देखा। तो इसमें देख रहे हैं जैसे अर्हेनियस में टेम्परेचर का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, टेम्परेचर मतलब डिपेंड तो यहाँ पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स में एक्सपोनेंशियल फैक्टर तीनों के सेम हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर में ही डिफरेंस है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स में जो अर्हेनियस में है उसमें टेम्परेचर का टर्म नहीं है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर में जो कोलिजन थ्योरी है उसमें टेम्परेचर अंडर रूट में है, और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है आपकी उसमें टेम्परेचर की पावर 1 है। तो ये कैसे हम लोग ध्यान रखेंगे, तो ए से होता है एक्टिवेटेड अर्हेनियस थ्योरी, सी से है आपका कोलिजन, और टी से इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से हम लोग याद करेंगे। तो ए सी टी, तो अल्फ़ाबेटिकली हम लोग देखते हैं तो पहले ए आता है, फिर सी आता है, फिर टी आता है। ये सारी चीज़ें सेम हैं। तो इसमें जो है ना पहले पावर क्या होगी, 0 होगी टी की, फिर 1/2 होगी, फिर 1 होगी। तो एक्ट से याद रखेंगे, एक्ट ए सी टी। जैसे जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे ए तो पावर 0, किसकी पावर 0 है, टेम्परेचर की पावर 0 है इसमें। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर में सी में टेम्परेचर की पावर क्या है, 1/2 है, और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में टेम्परेचर की पावर 1 है। ये तीनों रिलेशन हो गए रेट कांस्टेंट की। अब जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें K1 K2 आएगा, तो हम लोगों ने इसका डेरिवेशन देखा था, क्या आया था, ln K2/K1 जो इज इक्वल टू किसका था, ln रेट R2/R1 बराबर क्या आया था अपना, K0 एलिमिनेट हो गया था, माइनस E/R आया था 1/T1 माइनस 1/T2। इस केस में क्या आएगा कोलिजन थ्योरी में, देखिए कोलिजन थ्योरी में सारी चीज़ें सेम है। जब हम ln लेंगे तो ये ln t की पावर 1/2 इंटू ये आएगा, तो ln जो है ये ln t का एक टर्म आएगा, लेकिन t की पावर में ये है ln बाहर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, ln K2/K1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 1/2 ln T2/T1 माइनस E/R 1/T1 माइनस 1/T2। और इसमें क्या आएगा, इसमें जहाँ ln 1 एक्स्ट्रा 1/2 आ रहा है, वहाँ पे 1/2 की जगह कोई टर्म नहीं आएगा। ये किसका था, ये आपका अर्हेनियस के लिए था, ये आपका है किसके लिए, कोलिजन थ्योरी के लिए। और जो लास्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से लिखेंगे तो क्या आएगा, ln K2/K1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो जब डिवाइड करेंगे कट जाएगा, ln T2/T1 माइनस E/R 1/T1 माइनस 1/T2। ये रिलेशन है। तो हमें इसको ज़्यादा वैसे मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला हम जानते हैं कि कैसे निकाला था, हमने डिराइव किया था। पहले K2 बराबर क्या हो जाएगा, K0 e माइनस RT2। इसी तरह K1 कर लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, सेम वे करते हैं। जिसमें ये K0 कट जाता है, फिर दोनों साइड ln ले लेते हैं, नेचुरल लॉग दोनों साइड ले लेते हैं। तो इसमें दो टर्म्स हैं, तो पहले ये वाला टर्म आ जाएगा, फिर ये टर्म आ जाएगा। या किसका करके, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो ये बीच वाला कोलिजन थ्योरी का हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आएगा। जैसे आपका कोलिजन थ्योरी में ये क्या है, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू है आपका K0 T⁻⁴ 1/2 e⁻ माइनस E/RT है। अब टेम्परेचर मान लीजिए टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, K1 होगा। K1 इज इक्वल टू K0 T1 की पावर 1/2 e⁻ माइनस E/RT1। एट टेम्परेचर T2 क्या होगा, K2 इज इक्वल टू K0 T2 की पावर 1/2 e⁻ माइनस E/RT2। अब हम मान लीजिए इक्वेशन 1 हुआ है, इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, हमारे पास क्या आएगा कि K2/K1 इज इक्वल टू
के नॉट T2 की पावर 1/2 e माइनस e बाई आर T2 अपॉन के नॉट T1 की पावर 1/2 e टू द पावर माइनस e बाई आर T1। या के नॉट से के नॉट कैंसिल हो जाएगा आपका, T2 बाई T1 हो जाएगा ये, क्योंकि पावर सेम है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं K2 बाई K1 इजुकल टू T2 बाई T1 की पावर 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस, ये ऊपर जाएगा तो आर T1 पहले, तो e बाई आर कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या होगा 1/T1 माइनस 1/T2। अब दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेंगे, इजी है। ln K2 बाई K1 इजुकल टू क्या होगा ln T2 बाई T1 की पावर 1/2 इंटू ई की पावर माइनस ई बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। अब हम लोग जानते हैं कि ln m इंटू n को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ln m प्लस ln n लिख सकते हैं। तो ये चीज़ m n है तो दोनों को अलग कर देंगे। तो राइट साइड देखिएगा आप लोग, ln T2 बाई T1 की पावर 1/2 इंटू ln e टू द पावर माइनस e बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। अब ये पावर है तो ln m टू द पावर n से पावर पहले आ जाती है, तो 1/2 ln T2 बाई T1 माइनस e बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2 ln K2 बाई K1। यही हम लोगों ने यहाँ पे देखिए यहीं पे लिखा हुआ है 1/2 ln T2 माइनस T1 e बाई R1। तो इसी तरह इसका भी हो जाएगा ln T2 बाई, इससे पावर कुछ नहीं है, इस टर्म में पावर कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा, इस तरह हम लोगों ने तीनों एक्सप्रेशन देख लिए।